दोस्तों, एक बार फिर से बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया है। क्योंकि अभी बात जो चल रही है वो कुछ ऐसी ही है जिसमें एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन करके एक बार फिर से शपथ लेंगे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। ये बड़ी अजीब बात लग रही होगी कि ऐसा क्या हो रहा है। वैसे आपको आइडिया होगा इस बारे में। देखो, नीतीश कुमार जो हैं वो अभी बिहार के करंट चीफ मिनिस्टर हैं। बट वो क्या कर रहे हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग उनका अलायंस है, जो ग्रुप है, उसमें क्या है कि जेडीयू की तरफ से तो नीतीश कुमार आगे आ रहे हैं, जिनको सपोर्ट मिल रहा है वहां पर आरजेडी का। ठीक है, राजद, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनकी जो पार्टी है, ठीक है, उसके द्वारा सपोर्ट मिला हुआ है। और इसके चलते नीतीश कुमार अभी करंटली चीफ मिनिस्टर हैं। और आरजेडी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, वो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। अब मुद्दा क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसी बदल चुकी है। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, अभी 22 तारीख का जो इनॉग्रेशन हुआ है राम मंदिर का, तो उसके बाद में इक्वेशन बड़ी की चेंज हुई है। और दूसरा, राहुल गांधी जी के द्वारा एक जो न्याय यात्रा चलाई जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होकर के वेस्ट इंडिया तक आएगी, महाराष्ट्र तक पहुंचने वाली है वो। तो उस यात्रा के शुरुआती दौर में ही सवाल उठने लग गए। और उनके द्वारा जो बनाया हुआ एक अलायंस था या फिर है, जिसको बोला गया इंडिया अलायंस, ठीक है, जिसका इंडिया आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से नाम है इंडिया अलायंस। अब इस इंडिया अलायंस में से नीतीश कुमार ने भी बाहर निकलने के लिए अपनी तरफ से अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं। इनका ये कहना है कि एक तो बात आ गई कि राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की है अपनी जो ये न्याय यात्रा की, बोले ये कांग्रेस के लिए की है। तो सवाल ये आता है कि जब कांग्रेस के लिए ही करना था आपको इस तरीके से न्याय यात्रा या बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, तो बोला फिर अलायंस क्यों बनाया था, क्यों हमें गठबंधन में लिया। और दूसरा सवाल ये इन्होंने बताया कि अभी की सिचुएशन जो एक इनकी तरफ से ये बात बोली नहीं गई, बट एक पॉइंट एकदम क्लियर यहां पर दिख रहा है कि जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है उसमें एनडीए, जिसको लीड करती है बीजेपी, ओके, एनडीए का मतलब हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस ग्रुप की जीत एक बार फिर से 2024 में होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार, जिन्होंने एनडीए को छोड़ा था 2022 में, वैसे तो ये पहले भी कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, 2022 में इन्होंने अभी लेटेस्ट किया। और उसके बाद में जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो उसके बाद में अगेन अब इनके जो आप कह सकते हो कि जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दिल्ली विजिट पे आते हैं, अमित शाह जी से बातचीत करते हैं। और फाइनली अब ये एक क्लियर स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो अभी शाम को 7 बजे रिजाइन करने वाले हैं और कल फिर दोबारा से शपथ लेंगे। अभी शपथ लेने का नया प्रोसेस क्यों? देखो, एग्जिस्टिंग अलायंस में तेजस्वी यादव का जो सपोर्ट है उसके आधार पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। पर अब जो नया अलायंस बनाना है उसमें इनको सपोर्ट मिलेगा बीजेपी का। तो ऐसी परिस्थितियों में आपने अपने ग्रुप में जो मेजॉरिटी साबित करनी होती है, आपका जो, वैसे बिहार की बात करें तो बिहार एक बाइकैमरल हाउस है। बाइकैमरल का मतलब वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है, और वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसके पास मेजोरिटी होती है वो बिहार में सरकार बनाता है, जो कि नेचुरली आप जानते हो, नॉर्मली इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला जाता है, कि जहां पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में या जिस भी ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के पास में ज्यादा सीटें होंगी, मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि टोटल जो सीटें हैं उनमें 50% निकालो, उसमें एक जोड़ दो, 50% प्लस 1, इतनी सीटें जिसके पास होंगी वो सरकार बना लेगा। अब होता क्या है कि 2020 में जो बिहार के चुनाव हुए थे, उन चुनावों का नतीजा कुछ ऐसा था कि सबसे ज्यादा सीटें मिली थी आरजेडी को, दूसरे नंबर पर बीजेपी को, और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसको। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को आगे करते हुए बीजेपी ने सपोर्ट दे दिया था 2020 में, और सरकार भी बन गई थी नीतीश कुमार जी की। पर उस टाइम पर नीतीश कुमार जी को बड़ा डाउट होने लग गया कि बीजेपी जो है वो मेरे साथ में कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं पता पड़े कि मेरी ही सरकार गिर जाए और मेरी ही पार्टी के कुछ विधायकों को बीजेपी अपनी तरफ ना ले जाए। देखो, राजनीति है, इसी तरीके से चलती है। और इस पे सवाल भी बहुत उठते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल, या आप कह सकते हो कि एक इनस्टेबिलिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इनस्टेबिलिटी वाली। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखो, ये सत्ता का पूरा राज है ना, इसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। पर एक चीज हमें समझनी यहां पर जरूरी हो जाती है। वो सवाल क्या है कि क्या ये आयाराम गयाराम वाली राजनीति से मैच नहीं हो रहा। आप सोचिए एक बार कि हम बात करते हैं कि एक बंदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर के पहुंच गया,
ठीक है। और वो इंडिविजुअल अगर अपनी मेंबरशिप को रखते हुए और फिर उसके बाद में किसी दूसरी पार्टी के साथ में अलायंस बना ले या ज्वाइन कर ले उसको, तो आप बोल देते हो कि वो तो डिफेक्ट कर गया। और डिफेक्शन के बाद में उस इंडिविजुअल को आप क्या कर देते हो, एक अपनी जो टिकट है या फिर जो सीट है जिससे वो इलेक्ट होकर के आया उससे हटा देते हो। ये क्या कह रही है, ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, इन पर क्या लगाम नहीं लगनी चाहिए, इस बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत बार इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। आई मीन एक तरीके से बात हाईलाइट की जाती है। और ये एक रियलिटी भी है कि किस तरीके से एक इलेक्शन के बाद में लोगों ने जिन पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट किया है, वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आके बैठ जाती हैं। एक बार इमेजिन करो कि बिहार में जब 2020 में इलेक्शंस हुए होंगे, यहां पर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, जस्ट एक आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि 2020 के जो चुनाव हुए, उन 2020 के चुनावों में कैसा सिनेरियो था कि सबसे ज्यादा सीटें मिली आरजेडी को, ठीक है, दूसरे नंबर पर बीजेपी को, और तीसरे नंबर पर मिली फिर आपके जेडीयू को। तो यहां पर सरकार बनाने का चांस कहीं ना कहीं पहले नंबर पर तो आरजेडी को मिलना चाहिए था और दूसरे नंबर पर बीजेपी को, बट यहां पर सरकार बना रही है तीसरी पार्टी। अब यह है कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक साइड इफेक्ट, क्योंकि हम एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि दो पार्टियों से ज्यादा पार्टीज एक साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और वो पार्टीज में से अगर किसी एक को मेजोरिटी मिल गई तो देखो सरकार आसानी से बन जाएगी, और एक को अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर वो साठ गांठ बिठाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। तो 2020 में तो ऐसा हुआ था भैया कि अमित शाह जी जो बीजेपी को लीड करते हैं, होम मिनिस्टर आपको पता है वैसे, सुशील मोदी जी जो है वो बीजेपी के लीडर थे, कहां के, बिहार से। तो उनको आगे कर दिया गया और बना दिया गया चीफ मिनिस्टर 2020 में नीतीश कुमार जी को, और सरकार बन गई एक तरीके से जेडीयू प्लस बीजेपी अलायंस की। पर उसके बाद में वहीं बीच में ही लगभग 2020 के कुछ समय बाद में ही उधर महाराष्ट्र में एक अलग ही खेल चल पड़ता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पर ऑनली आईएएस एक्सटेंडेड को, तो आपको ध्यान होगा कि जैसे ही उद्धव ठाकरे और जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के बीच में स्प्लिट हो गई शिवसेना, वो डर कहीं ना कहीं यहां पर नीतीश कुमार को सताने लग गया। तो नीतीश कुमार ये सोचने लग गए कि मेरे हाथ से कुछ एमएलए निकल गए तो बीजेपी फिर अपने हाथ में ले लेगी पूरी सत्ता और फिर मुझे कुछ भी नहीं समझेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर इन्होंने 2022 में आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर के अपनी सरकार बना ली। अब क्या हो रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, जिसको इंडिया अलायंस बोला जा रहा है, ये इंडिया अलायंस जो है ना, वहां पर डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, वहां पर गैप्स आ रहे हैं, और इसके चलते अब नीतीश कुमार ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि जी हम इंडिया अलायंस से बाहर निकल रहे हैं और हम फिर से एक बार एनडीए की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी की इक्वेशन कुछ इस तरीके की डेवलप हो रही है बिहार में। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि हमारे यहां पर अगर सेंट्रल लेवल में इस तरीके की गठबंधन की सरकारों की बात करें ना, तो सबसे पहले गठबंधन की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की लीडरशिप में जनता पार्टी की। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इंदिरा गांधी जी बहुत फेमस हुआ करती थी, उनको टैकल करने की कोशिश की जा रही थी। पर होता क्या है कि जनता पार्टी बनाने में, ये नाम तो जनता पार्टी है बट एक्चुअल में इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के ग्रुपिंग की थी, एग्जैक्टली वैसे जैसे इंडिया अलायंस हो रहा है। आप देखोगे कि मोरारजी देसाई वहां पे प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, पर साथ में इनको चौधरी चरण सिंह जी को और साथ में एक और थे जगजीवन राम जी, ठीक है, उनको वहां पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा, क्योंकि फिर वो मल्टीपल पार्टीज का ग्रुप था। तो सब बोलते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। अभी इंडिया अलायंस में क्या मारकाट हो रही है या किस तरीके की बातें हो रही हैं, वो एक्चुअल में इसीलिए हो रही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब जैसे नीतीश कुमार जी ने फॉर्मली अपने आप को बाहर निकलने के लिए अनाउंसमेंट की है, तो उधर से अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उनके द्वारा यह कह दिया कि नीतीश कुमार जी अगर होते तो हम इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें पीएम के चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट करते। अब देखो ये तो हो गई राजनीति की बात। काम की बात हमारे लिए ये है कि कब कब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज या कौन कौन से अलायंसेज हमारे यहां पर क्रिएट हुए हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहले जनता पार्टी बनी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। फिर होता क्या है कि मोरारजी देसाई को सपोर्ट करने वाले जो चौधरी चरण सिंह जी थे, उनको कांग्रेस ने थोड़ा सा गोल कर दिया, एक तरीके से अपनी तरफ फेवर में ले लिया। ऐसे में चलते जनता पार्टी की सरकार गिर गई, लगभग 1.5 साल चलती है, और उसके बाद में फिर जनता पार्टी सेक्युलर के नाम से सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने, बट ये सरकार भी ज्यादा
दिन नहीं चली, क्योंकि कांग्रेस का जो दिया हुआ दिलासा था वो खत्म हो गया, कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद में वीपी सिंह जी की सरकार आती है, नेशनल फ्रंट। ये आप नाम जो हैं ये अच्छे से देख लो कौन कौन से अलायंसेज हमारे यहां पर क्रिएट हो रखे हैं। अभी करंटली जो एक तरीके से हमारे यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है चुनाव में, वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको लीड कर रही है बीजेपी, ओके, और दूसरा है इंडिया अलायंस जिसको लीड कर रही है कांग्रेस। इसके पहले इंडिया अलायंस से पहले कांग्रेस का अलायंस कौन सा हुआ करता था? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसके तहत 2 बार मनमोहन सिंह जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि इस तरीके की इक्वेशंस जो हैं वो डेवलप होती रहती हैं, और इन्हीं डेवलपमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि एक तो हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रीजनल एस्पिरेशंस को लीड करने वाली जो भी पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है, और उन रिकॉग्निशन के आधार पर अगर देखा जाए तो सीधी बात हमारे यहाँ पर लगभग 2000 के लगभग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उनमें 50 तो ऐसी हैं जो कि रीजनली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज हैं। स्टेट पार्टी का मतलब सिंपल है कि कोई इलेक्शन हुआ है रिसेंट, उस इलेक्शन के अंदर किसी भी पार्टी ने अगर 6% से ज्यादा अगर वोट ले लिए प्लस 2 सीटें उन्होंने असेंबली में जीत ली, तो वो स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन ले लेंगी। तो बेसिकली जो जेडीयू है वो मोर और लेस इसी डेफिनेशन के अंडर में आती है। हमारे यहां पर आपको पता है कल्चरली, हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, और उसी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हुए अलग अलग रीजन से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करते हुए, गठबंधन में पार्टिसिपेट करते हुए अपने रीजन की आवाज भी उठाती है। तो ऐसे में ये एक तरीके का फेडरलाइजेशन भी हो रहा है, हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग भी होता है रीजनल पार्टी से। बट वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डाली जाए तो इन रीजनल पार्टीज की वजह से एक कारण ये भी रहता है कि इनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है, पॉलिटिकल एक तरीके से इनसिक्योरिटी भी बनी रहती है सरकारों के दिमाग में। तो कुल मिलाकर के अब आपको एक छोटी सी बात सोचनी है कि रीजनल पार्टीज का किस तरीके से अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, उस चीज के बारे में आप कमेंट करिए अपने कमेंट बॉक्स में, और इस चीज के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। तो चलिए, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से वीडियोस आपको डेली बेसिस में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।